नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप लोगों को कोई नई वीडियो हम लोग नहीं दे पाए। उसके पीछे कारण था कि हम एक ज्योतिष को लेकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च पेपर हम तैयार कर रहे थे, ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित हर वो जानकारी हम दे पाए जो जानना आपका अधिकार भी है। कि ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई, इसके क्या साइंटिफिक रीजन है और कैसे ये ज्योतिष हमारे जीवन पर असर डालती है, ये सारी तमाम जानकारियां हमने आप लोगों के लिए तैयार की है। और आज से हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जो आपको ये बताएगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और आज के मॉडर्न युग में इसको हम कैसे रिलेट करें अपने लाइफ से। इसीलिए हमने इसको एक नाम दिया मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे वैदिक सिद्धांत हैं वो आज के मॉडर्न युग में हमारे को कैसे प्रभावित करते हैं या हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। हमारा मकसद इस वीडियो के द्वारा आपको यह बताना है कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसके जीवन पर ज्योतिष के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो इसे माने या ना माने। यह अलग विषय है कि वो इसे मानता है या नहीं मानता, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में इनका असर होता है। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में आज हम जो एपिसोड नए शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम आज आपको ये बता दें कि आखिर ज्योतिष है क्या। दोस्तों, जैसे आपने साइंस में देखा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, जूलॉजी होती है, उसी तरीके से विज्ञान पर आधारित है ये ज्योतिष। इसीलिए इसे एस्ट्रोलॉजी कहा गया। एस्ट्रोनॉट आप जानते होंगे, उसी से एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र, वो विज्ञान जो ग्रहों की संपूर्ण जानकारी आपको देता है, उसे हमने एस्ट्रोलॉजी कहा। अब ये तो एक ब्रॉड वे में आपको पता लगा कि एस्ट्रोलॉजी ये चीज होती है, लेकिन यहां पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि आखिर एस्ट्रोलॉजी कितनी बड़ी है, कब से इसकी शुरुआत हुई, आज ये किस रूप में हमारे सामने है और कैसे हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, वैदिक काल में जब इसकी रचना की गई, सबसे पहले हम बात करें तो संसार के आरंभ में जो चीज हमें मिली, मानव सभ्यता को मिली, वो मिली वेद। वेद का अर्थ होता है जानना, यानी किसी विषय में जानकारी हासिल करना। जैसे भारत के संदर्भ में आपको जानना है तो भारत का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। उस संविधान में हमारे मूल कर्तव्य भी हैं, हमारे अधिकार भी हैं, तो उन अधिकारों का हनन करने पर क्या सजा है, इसका प्रावधान भी है। यानी सारी संपूर्ण विषयों को लेकर के एक दायरा बनाया गया कि इस दायरे के अंदर हर चीज रहेगी। जो इस दायरे को तोड़ेगा उसको उसके परिणाम ये भुगतने होंगे। उसी तरीके से मानव सभ्यता के लिए सबसे पहले वेदों की रचना की गई और सृष्टि के संदर्भ में सारे नियम कायदे वहां पर रखे गए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर हम उन नियम कायदों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो क्या क्या परिणाम हमें उसको उसके भुगतने होंगे। उसी में 4 वेदों की रचना की गई। समय काल के अंतराल पर जब लोगों को और अधिक जानकारियां मतलब उन्हें जानकारी चाहिए थी, तो इन्हीं वेदों में से अलग अलग ऋचाएं, वेदों की ऋचाओं से अलग अलग पुराण बने, अलग अलग शास्त्र बने, और उसी में से एक शास्त्र आता है एस्ट्रोलॉजी का। इसलिए इसकी प्रामाणिकता बिल्कुल सटीक है कि ये सृष्टि के आरंभ से ये गणना चली आ रही है और किस तरीके से ये सुरक्षित रही और हम तक पहुंची, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप इस वीडियो को हमारे देखेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको समझ आएगा कि कैसे ये जो विज्ञान था हमारे तक पहुंचा
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो साइंटिफिक जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र, आपका ज्योतिष सिद्धांत, तो दोस्तों इसको 3 सेगमेंट में बांटा गया। पहला सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ज्योतिष के 3 भाग है, जिसमें पहला है सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है। कितने बड़े हैं, क्या इनका आकार है, किस पथ पे भ्रमण कर रहे हैं, कितने समय में अपने इस एक चक्कर को पूरा करते हैं, कौन किस गति से चलता है, ये सारे सिद्धांत के अंदर आते हैं। ये मूल सिद्धांत है। अब इसको हम मॉडर्न तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भाषा के आविष्कार के लिए सबसे पहले वर्ड बनते हैं, जैसे ए से जेड यानी 26 अल्फाबेट्स को लेकर के एक रचना की गई भाषा की रचना बाद में, लेकिन पहले अल्फाबेट्स लिए गए। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए से लेकर जेड तक के जो 26 वर्ड हैं, जो 26 अल्फाबेट हैं, इनसे मिलकर पूरी लैंग्वेज बनी है। तो ये उसके सिद्धांत कहलाए। उसी तरह से ज्योतिष के भी सिद्धांत रहे कि ये ग्रह हैं, इनकी अपनी एक भ्रमण काल है, भ्रमण परिक्रमा करने का एक स्थान निश्चित है, एक गति निश्चित है, कौन किससे कितनी दूरी पर है। ये सब उन्होंने एक शास्त्र में रखा, जिसे सिद्धांत नाम दिया गया। अब बात आती है कि सिद्धांत के बाद में एक दूसरी चीज का निर्माण हुआ, उसे कहा गया संहिता। अब अगर बृहस्पति अपने परिक्रमा कर रहा है, सूर्य अपनी गति से चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा अपने गति से चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चक्कर लगा रही है, तो उन्होंने कहा कि इससे फर्क क्या होगा अगर ये सूर्य या चंद्रमा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, इतने डिग्री पर आएंगे तो ये योग बनेंगे। अनेक जैसे ज्योतिष में आपने योग के बारे में सुना होगा, जैसे अपने एक बृहस्पति और राहु का योग बनता है गुरु चांडाल योग, बुध अतिथि योग। ऐसे बहुत सारे योग ज्योतिष के अंदर बनते हैं। पंच महापुरुष योग, ये योग कब बनते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं, इन सबको उन्होंने कैलकुलेट करके संहिता के अंदर रखा। जैसा मैं आपको इस सेकंड में दिखाता हूं कि ग्रह नक्षत्र आदि के क्या प्रभाव होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने पर, इसे उन्होंने संहिता में रखा गया। जैसे आपने नाम सुना होगा भृगु संहिता। भृगु संहिता यानी कि खगोलीय घटनाओं से होने वाले परिणाम इस वनस्पति पर, इस धरती पर क्या होंगे, उसको उन्होंने जिस शास्त्र में लिखा उसे उन्होंने संहिता का नाम दिया। अब बात आती है तीसरी की, ये बात तो हो गई, लेकिन एक आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी में यह चीज है कि ग्रहों का इस संसार के प्रत्येक मनुष्य पर 24 घंटे प्रभाव रहता है, वो चाहे ना चाहे। यानी इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति हर पल ग्रहों के संपर्क में होता है, ग्रहों के प्रभाव में होता है। अब इस ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन पर क्या पड़ेगा, इसको उन्होंने दर्शाया होरा शास्त्र में। होरा का मतलब होता है अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन रात, और इसका जो संधि विचित्र किया तो ए और त्रय को हटा दिया तो होरा बचा। तो इन्होंने कहा कि होरा शास्त्र, तीसरा जो कहा गया वो होरा शास्त्र कहा गया। यानी कि इन खगोलीय घटनाओं का, इन ग्रहों का 24 घंटे में भ्रमण काल में क्या क्या फर्क आता है और उसका मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जहां उन्होंने उल्लेख किया, जहां इन्होंने उसको लिखा, उसे कहा गया होरा शास्त्र। यानी आपको आज ये बात समझ आ गई होगी कि जो जन्मपत्री हम देखते हैं, दिखाते हैं किसी को, वो हमारे बारे में प्रेडिक्शन देते हैं, वो सभी चीजें होरा शास्त्र में आती है। यानी अगर एक व्यक्ति विशेष की हमें
जन्म कुंडली देखनी है, इस ज्ञान के द्वारा उसका भविष्य देखना है, तो होरा शास्त्र के अंदर देखा जाएगा। यदि हमें इस संसार के भूभाग पर, किस भूभाग पर क्या असर होगा, कब तूफान आएंगे, कब अच्छी वर्षा होगी, अगर उस चीज का हमें अध्ययन करना है तो संहिता का सहारा लेना होगा। और यदि हमें ग्रह से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो हमें सिद्धांत की ओर देखना होगा। ये 3 पार्ट बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर बनाए गए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट से जो है भाषा का निर्माण हुआ। अब यहां देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, YES, यस, यानी अगर इन 26 अल्फाबेट में से अगर YES अगर इस सीरियल नंबर में वो आएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, यानी ये संहिता हुई, यानी एक शब्द का निर्माण हुआ। यानी उन ग्रहों के चाल के आधार पर, उनके प्रभाव के आधार पर संहिता का निर्माण किया गया, जैसे यहां पर शब्दों का निर्माण किया गया। और उन शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने किसी को यस कहा, अच्छे काम के लिए कहा, बुरे काम के लिए कहा, ये भाषा के संदर्भ में आ गया। यानी आपने किसी गलत काम के लिए यस कहा तो उसका परिणाम आपको दूसरा देखना पड़ेगा, और किसी अच्छे काम के लिए आपने यस कहा तो उसके परिणाम आपको दूसरे मिलेंगे। इसी तरह से ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 3rd स्टेप में होरा के अंदर आ गया, यानी भाषा ज्ञान। यानी आपको प्रैक्टिकली मेरा यह समझाने का प्रयास है कि किस स्टेजेस पे जाकर के हम किस शास्त्र का प्रयोग करके हमारे जीवन पर पड़ने वाले इन ग्रहों के प्रभाव को जान पाते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। आप में से बहुत से लोगों ने नास्ट्राडामस का नाम सुना होगा, जो फ्रांस के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं। उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था भविष्यवक्ता, भविष्य दृष्टा। तो उनके संदर्भ में 2 मैं आपको कहानी आपको बताता हूं। एक, उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की कि इस धरती के इस भूभाग पर इस समय पर ऐसा कोई शासक पैदा होगा जो संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा, और वगैरह वगैरह जो भी है। दोस्तों, ये भविष्यवाणी ज्योतिष के आधार पर, संहिता के आधार पर की जाती है। यानी ब्रह्मांड में किस परिस्थिति में, किन ग्रहों की किस युति के द्वारा कौन से नक्षत्रों का निर्माण होगा, कौन से ऐसे योग का निर्माण होगा जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर इस चीज का असर होगा और सकारात्मक असर होगा, और एग्जैक्टली उसकी कौन सी डिग्री कहां पर बनती है, और कौन सा दुनिया का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो पूरी तरह से अपनी दृष्टि को रखता है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर इंडिया को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वो जगह है जहां पर कि इस घटना का केंद्र बिंदु होगा, यहां पर एक घटना घटित होगी, उसका असर पूरे संसार पर रहेगा। जैसे हम अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि 7 रेक्टल स्केल पर आया, लेकिन उसका केंद्र बिंदु ये स्थान था, यानी कि वहां से इसकी शुरुआत हुई और उसका असर इतने किलोमीटर में देखा गया। तो यही वो बात आती है कि उन्होंने अपने संहिता के द्वारा ये देखा कि इतने समय पश्चात में ग्रहों की स्थिति ये बनेगी कि पृथ्वी के इस भूभाग पर एक ऐसा शासक पैदा होगा जो इस तरह से रूलिंग करेगा, और उसके बाद में उसको पूरी दुनिया फॉलो करेगी। अभी सच होगी नहीं होगी, कब होगी, किसके संदर्भ में होगी, अलग विषय है। लेकिन वहीं पर नास्ट्राडामस के बारे में एक और आती है कि एक बार वो अपने मित्र के पास गए, तो उनके मित्र ने कहा, अच्छा, उनके पास 2 सुअर थे, काला और एक सफेद। उन्होंने कहा, अच्छा, इन दोनों सुअर का भविष्य बताइए आप। तो नास्ट्राडामस ने कहा कि ये जो काला सुअर है ये आज हमारे भोजन के टेबल पर हमारे लिए खाने में होगा। उसके बाद वो दोस्तों के बात करने लग गए। शाम हुई, दोनों डिनर की टेबल पर बैठे, डिनर कर रहे थे। तो उनके मित्र ने कहा, अच्छा नास्ट्राडामस बताओ कौन सा सुअर खा रहे हैं हम? उन्होंने कहा, काला सुअर। बोले, नहीं, आप गलत हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं इसमें सफेद सुअर बना है। तो नास्ट्राडामस ने कहा, नहीं, जो हम भोजन कर रहे हैं ये काले सुअर का ही हम भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कुक को बुलाया और कहा, भाई हमारे भोजन में तुमने कौन सा सुअर बनाया? बोले, सर काला सुअर बनाया। तो उनके मित्र ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था सुबह
कि हमारे को शाम को भोजन में तुमने सफेद सूअर बनाना है, फिर ये तुमने काला क्यों बनाया? तो उनके कुक ने कहा कि सर मैंने बनाया तो सफेद सूअर ही था, लेकिन जब मैंने सूअर को काट करके तैयार किया तो कोई पालतू कुत्ता, आपका जो कुत्ता था, ये आया और इसने झूठा कर दिया। अब झूठा करने के बाद में तो मैं ये बना नहीं सकता था, इसलिए मुझे मजबूरी में काला सूअर काटना पड़ा और उसको बनाना पड़ा। तो दोस्तों यहां पर एक चीज और समझिए कि नास्ट्रेदामस ने वो भविष्यवाणी कैसे की। जब बात आती है कि किसी व्यक्ति विशेष की आपको जब भविष्यवाणी करनी है, तो वहां पर होरा शास्त्र का नियम लागू होता है। यानी कि उन दोनों जो जानवर के पैदा होने का समय था, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया कि किसका क्या योग बनता है। क्योंकि देखिए, योग का तो प्रत्येक जीव, जंतु, वनस्पति सब पर असर होता है। तो उन्होंने आसानी से अपने होरा शास्त्र के आधार पर कैलकुलेट करके बता दिया कि ये इस तरह से ये चीज होने वाली है। दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा साइंस है, ये बहुत बड़ी साइंस है और इतना गहरा समुद्र है कि इसमें जितना आप डूबते चले जाएंगे, आपको उतने हीरे मोती जवाहरात जैसे अमूल्य धरोहर जिसे कहते हैं समुद्र मोती, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलती चली जाएंगी। हमारा प्रयास है कि हम उन अनमोल रत्नों को आप तक लेकर आएं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, या तो उसके लिए आपको सालों अध्ययन करना होगा या कहीं किसी जगह जाकर के विद्या को हासिल करना होगा। हमारा प्रयास है कि हम वो तमाम चीजें आप तक पहुंचा पाएं और मॉडर्न तरीके से आप उसको समझ पाएं कि अगर कोई घटना कभी घटी थी तो उसके पीछे क्या कारण रहे। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी को मैंने इसलिए आपके सामने लिया, लोगों के मन में आता है पता नहीं उन्होंने कैसे कर लिया, कोई ध्यान साधना करते होंगे या कोई दैवी शक्ति होगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत होते हैं, संहिता होती है, उनका आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के द्वारा आप उस भविष्यवाणी को आप कर सकते हैं। हमारे वैदिक काल में भी आप देखिए, जब कोई घटना होती थी तो ऐसा आता है कि उन्होंने कहा कि इस समय पर इस युग के अंदर मैं अवतार लूंगा और फिर जो है इसका अंत करके और पृथ्वी को जो है पाप से मुक्त कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे हमारे अवतारों के साथ भी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जुड़ी हुई है। जब उन्होंने जन्म लिया तो एक विद्वान आए और उन्होंने कहा कि राजन, या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा, संत बनेगा। तो ये घटनाएं हमको क्या इंडिकेट करती हैं? ये घटनाएं हमें इंडिकेट करती हैं कि इस संसार के प्रत्येक जीव पर इस ज्योतिष सिद्धांत का असर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये ज्ञान आज गौण हो गया। हमारा प्रयास है इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना ताकि आप अवेयर हो सकें इस ज्ञान को लेकर के, और आप किसी ढकोसले में ना पड़े, आप स्वयं विद्वता के साथ ये देख सके कि इस ज्ञान का आपके जीवन में क्या उपयोग है। दोस्तों इसीलिए हम इस श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि सारी जानकारी हम आपको इन एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में दे पाएं। हो सकता है कि करीब 500 से 1000 सीरियल्स हम एपिसोड्स इसमें बनाएं, आपको संपूर्ण जानकारी दें, और हम हर एपिसोड के बाद में आपको हमारे अगले एपिसोड की रिलीज डेट और टाइम भी हम आपको बताएंगे ताकि आप उसको सही समय पर देख करके उसका आनंद ले पाएं, उसका अनुभव कर पाएं। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल पे या और आपके जो भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप इसे अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि जानकारी उन्हें निःशुल्क घर बैठे मिल सके। और हमारा अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वो हम 15 दिसंबर 2016 को ठीक रात को 8 बजे हम अपना इस सीरियल का सेकंड एपिसोड हम लेकर के आपके सामने आएंगे। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कि किस तरह से इन ज्योतिष के सिद्धांतों का हमारे जीवन पर फर्क पड़ता है, और हम कोशिश करेंगे आपके हर उस प्रश्न का उत्तर देने का जो कहीं ना कहीं आपके मन में होते हैं, चाहे वो किसी ग्रह से संबंधित हो, किसी
फल से संबंधित हो, किसी योग से संबंधित हो, किसी उपाय से संबंधित हो, हम इसमें हर उस चीज को कवर करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर ठीक उसी समय पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।